सो रेट लॉ के बाद हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट बाकी रह गया था जिसका नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या रेट लॉ कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले रेट लॉ क्या था? रेट लॉ था कि रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए एंड बी। इन दोनों के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट लॉ। जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के कांस्टेंट टर्म आती है जो हम के से डिनोट करते थे ए एंड बी। ठीक है जी, ये सब पढ़ रहे थे हम रेट लॉ में। अब ये जो के है ना, ये के, इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और रेट लॉ कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब जब बात आती है वेलोसिटी कांस्टेंट की तो एक बात तो समझ में आती है, यानी वेलोसिटी मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट तो नहीं रहने वाली है, ठीक है, मतलब बदलेगी, किसी ना कोई ना कोई फैक्टर पे डिपेंड रहेगी और उस फैक्टर के बेसिस पे इंक्रीज डिक्रीज भी होगी। अब हम बात करेंगे उसी के बारे में जिसको हमने नाम दिया वेलोसिटी कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमारा पहला क्या है कि हायर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन। अगर ये के की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जल्दी से जल्दी जो रिएक्टेंट की टर्म है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट क्लियर, ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ की इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। अब ये जो वैल्यू है के की, अब नॉर्मली हम क्या देखते हैं ना कि जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के कांस्टेंट टर्म आती है ना वो ऑलवेज सिमिलर होती है हर फॉर्मूला के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हर एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी। देखो रिएक्शन भी डिफरेंट होती है, जैसे N2 प्लस H2 NH3, ये ले लो एमिन का ले लो, NO प्लस O2 इजिकल NO2 का ले लो। तो ये डिफरेंट रिएक्शन में के की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। अब इन दोनों रिएक्शन में से जिसकी ज़्यादा के की वैल्यू होगी वो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी क्या हो जाएगी, उसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड कंसेप्ट क्लियर। थर्ड है के इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये जो के है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखो ये ना जो लाइन है ना कि के इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इसको बड़े ही ध्यान से समझना। ये कहना क्या चाहता है, टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड रहता है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा। मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट है वो जल्दी से इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। ये टेम्परेचर कम है तो रिएक्टेंट टाइम लेंगे, वक्त लेंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, चेंज होने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही अब जितना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है तो के की वैल्यू ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है ना। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो के है ना, इसको कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं कि आप कंसंट्रेशन कितना ले रहे हो, क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिए जा सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन फैक्टर पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद रेट लॉ के बाद मैंने बताया था एक मैं टर्म यूज़ कर रही थी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, हमने रेट लॉ पढ़ा क्या होता था कि हमें ऑर्डर समझ में आ सके किसी भी केमिकल रिएक्शन का। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि लेट अस कंसिडर ए जनरल रिएक्शन, ठीक है। तो हमने एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ABCD के फॉर्म में, ठीक है। तो ABCD के फॉर्म में हमने एक रिएक्शन कंसिडर किया। फिर जो आगे स्मॉल लेटर में लिखा है ना, इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो क्या लगता है, रेट लॉ में क्या पढ़ा था, पावर पे लग जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन में अपॉन में लग जाता है, माइनस के सिंबल के साथ रिएक्टेंट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द A एंड B। इनके रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की इक्वल है और उनके ऊपर जो पावर लगी है अल्फा बीटा, इनकी जो ऊपर पावर लगी अल्फा बीटा, यही हमारा ऑर्डर होता है। अब इस अल्फा और बीटा को ऐड कर दो, इस अल्फा बीटा को ऐड कर दो, आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका निकल जाएगा। बस यही था कि कोई भी रिएक्शन थ्योरेटिकली देख रहे थे हम कुछ रिएक्शन में तो थ्योरेटिकली अलग आ रहा था, प्रैक्टिकली करके देखा तो प्रैक्टिकली अलग आ रहा था। वो रीज़न क्या था, अब वैसा नहीं होगा। अब उसके लिए एक तोड़ निकल चुका है जिसका नाम है ऑर्डर। अब आप क्या करोगे, जो कोई भी पावर लगी है,
जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में ले रहे हैं पावर को, उसको ऐड कर दो और आपका ऑर्डर निकल जाएगा। जिसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी कंसिडर किया, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल हम नहीं समझ सकते, ठीक है। सो ये क्या है कि आर रेट लो इज इक्वल के ए की पावर, एज ए स्टोक क्लियर दिख रहा होगा, हाँ जी। तो ए की पावर 2 बी की पावर 2, यानी इसका ऑर्डर कितना 2 है, तो ऑर्डर 2 है तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है के ए की पावर 1 बी की पावर 1/2, 1 + 1/2 3/2। अब ये जो है ना, ये एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझना। रेट इज इक्वल के BrO3 यानी बेरियम ऑक्साइड नेगेटिव, बेरियम नेगेटिव, नॉट बेरियम, ब्रोमीन, ओके, ब्रोमीन है, सॉरी। सो ब्रोमीन ऑक्साइड, ब्रोमीन नेगेटिव, H+ पॉजिटिव, यानी इस पे ऑर्डर कितना 2 है, हमें सिर्फ ऑर्डर देखना। अब इस पे ऑर्डर नेगेटिव है ना, बट इसको कंसिडर हम जब काउंटिंग करेंगे तब 1 में करेंगे, तो 1 + 1 + 2, इसका ऑर्डर 2 है ना, इसकी तरफ मत देखो, इसके ऊपर पावर कितनी है, अल्फा प्लस बीटा में पावर कितनी है वो देखो, तो 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 4, इसका ऑर्डर कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर तो पढ़ लिया कि ठीक है जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो उसकी पावर लगी होती है उसको ऐड कर दो, ऑर्डर निकल जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस, उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उनके जो यूनिट्स वगैरह होती है वो भी निकालना सीखेंगे। हालांकि मैंने शॉर्ट्स वीडियो में उनके यूनिट्स वगैरह निकालना सिखा दी थी, बट एक बार और देख लेंगे। सो ये था हमारा कुछ बचे हुए कंसेप्ट। सो थैंक यू सो मच। सो अब हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके SI यूनिट्स वगैरह वो सब अब छोटे से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से क्या समझ आ रहा है, यानी जो ऑर्डर है वो जीरो है, ठीक है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, ना 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है, जीरो है बस। अब वो जीरो कैसे है वो समझो कि रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी आप कोई रिएक्टेंट ले रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलाव होगा। जो रिएक्टेंट ले रहे हो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है सीधा। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डीकम्पोजिशन यानी टूटना, ठीक है। ये जो अमोनिया है NH3 ये टूट जाएगा किसमें, N2 + H2 में। आप इसको बैलेंस कर देना, जैसे 3H2 2NH3, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जब अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है ना, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो नहीं डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, तो वो डिपेंड किस पे करती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, समझ आ गया। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन क्यों नहीं करती है और कंसंट्रेशन पे नहीं करती तो किस पे करती है, ये 2 सवाल उठ रहे हैं दिमाग में। सो क्यों नहीं करती, ये जब हम जो कैटलिस्ट लेते हैं, जो इस पे फैक्टर डिपेंडिंग मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाले क्लास में, जब हमने पढ़ा था फैक्टर डिपेंडिंग ऑन केमिकल रिएक्शंस, सो उसमें हमने क्या देखा था, हम सरफेस पे एक कैटलिस्ट ले रहे थे, जो रिएक्शन होती है उस कैटलिस्ट के सरफेस के बेसिस पे होती है, जो रिएक्शन अक्यूर हो रही होती है वो उस कैटलिस्ट के सरफेस पे हो रही होती है, ना कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगी। तो यहाँ पे हमने 1130 केल्विन का तो टेम्परेचर लिया है और PT प्लैटिनम हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किया है ताकि अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो जाए। तो ये तो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंडेंट हुआ ही नहीं, तो क्या हो गया, इसका ऑर्डर जीरो, ठीक है, जीरो ऑर्डर हो गया। तो इसके ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये कंसंट्रेशन का ग्राफ है और ये रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। अब क्या होगा कि ये जो ग्राफ है वो कांस्टेंट होगा, क्यों ना तो डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज यानी कम होगा, इंक्रीज भी नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ इसको कांस्टेंट रख दिया कि कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जो अफेक्टेड किस पे थी, एक तो टेम्परेचर पे जो कि हमने दे रखा है और एक कैटलिस्ट पे, ठीक है जी, ओके, समझ आ गया। उसके बाद है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट रेट इज इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेट के NH3 की पावर 0 = R = K। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है तो R = K हो जाएगा। अब जो K है जो तो हमारा कांस्टेंट है, हमें इसकी SI यूनिट निकालनी है, तो क्या करेंगे, अब R के निकालेंगे। R क्या होता है, R था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
कंसंट्रेशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन कैसा यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन को मोल लीटर इनवर्स में तो लेते हैं, जब से चैप्टर स्टार्ट किया तब से बता रही हूँ, ठीक है। और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो जब ये ऊपर जाएगा तो टाइम किस में आ जाएगा, टाइम किस में आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स में। तो हमारी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आज तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का समझ आया होगा, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बस इतना याद रखना एग्जामिनर ऐसा सीधे ग्राफ नहीं पूछता है, क्योंकि बहुत इजी ग्राफ है, पता है ऐसे कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ग्राफ आगे जो आएंगे ना वो पूछे जाने के चांसेस है। इसमें ना ये छोटे क्वेश्चंस बन सकते हो, छोटे क्वेश्चन में बच्चे अटक जाते हैं। छोटे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कांस्टेंट होगा या नो चेंज होगा, तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसके हमने 3 मोल्स लिए। अब ये H2O प्लस हाफ O2 में डिकम्पोजिट यानी टूट रहा है, ठीक है। तो द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन। ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। एक कंसंट्रेशन पे मतलब यानी जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगी। फिर से सुनो मेरी बात, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ 2H2 प्लस हाफ O2 में, तो ये जो हमारा कंसंट्रेशन है किस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे ही डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंडेंट है और किसी पे भी नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली रेट KH2O2 अब देखो अब समझ आएगा। हमने जब रेट लॉ में कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे तो 2-3 तो एग्जैक्ट सही निकल रहे थे। लास्ट में जब हमने 1-2 एग्जांपल डिस्कस किए थे, जिसने मेरे पहले वाला लेक्चर देखा उसको पता होगा, तो उसमें है ना ऑर्डर हमने जब थ्योरेटिकल देखा था तब 2 आ रहा था, एक्सपेरिमेंटली 1 आ रहा था। वो ये रीजन है। ये रीजन क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिट होगा, सिर्फ वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसीलिए इसका ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली 1 आ रहा था। अब देखो जब ग्राफ बनेगा उसमें कांस्टेंट है क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं करा, इसमें इंक्रीज होगा। इसमें जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन अब जैसे जैसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो ये था इसका ग्राफ। अब हम इसके ऐसा यूनिट निकालना सीखते हैं। ऐसा यूनिट ऐसे थोड़ा मिक्स हो रहा है, नहीं समझ आएगा तो मैं वापस निकालना सिखा देती हूँ, ठीक है। लिखना मेरे को दोबारा वैसे भी पड़ता है। सो R इज इक्वल के कंसंट्रेशन की पावर, अब हम 0 नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो R की हमारी ऐसा यूनिट क्या थी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। R की ऐसा यूनिट ये थी जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। अब नेक्स्ट के एज इट इज रहेगा। कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन की सिर्फ यही होगी। अब मोल से मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल, तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा यूनिट क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स आ जाएगी, ठीक है। सो आइसोटोप ये यूनिट कैसे निकालते हैं वो समझ आएगा। अब मैं क्यों ना सेकंड ऑर्डर की भी निकालना सिखा देती हूँ। जैसे 0 फर्स्ट की निकालने सीखी वैसे ही सेकंड ऑर्डर का भी सीख लेते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का क्या होगा कि R इज इक्वल के कंसंट्रेशन की पावर 2। सेकंड ऑर्डर में कितनी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, 2 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन पे करेगा डिपेंड। तो R की क्या थी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल, ये एज इट इज। कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी, मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स की स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिखा, कंसंट्रेशन की क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर हो गया ना, इधर कंसंट्रेशन की पावर 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इधर डिवाइड में आएगा। तो जैसे मान लो ये इधर है, मैं इसको यहाँ पे ले आई, ठीक है। आगे हो जाएगा मोल की स्क्वायर लीटर -2। अब एक मोल से ये मोल कैंसिल, ये लीटर ऊपर जाएगा तो L -1 + 2 तो क्या हो जाएगा, L +1 हो जाएगा। मोल लीटर नेगेटिव हो जाएगा और S सेकेंड ये ऐसे हो जाएगा। दिख रहा है, क्लियर या। सो मैं वापस लिख के दिखा देती हूँ। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर प्लस सेकेंड इनवर्स, ठीक है जी, जो कि आप खुद देख सकते हो। ओके, एज स्टॉप समझ आया होगा। अगर आपको इसमें nth टाइम की निकालनी हो, जैसे 0 की देख ली, फर्स्ट की देख ली, 2 की देख ली, nth की देखनी है कि मान लो कि कितनी भी रिएक्शन हो nth टाइम, तो उसका कैसे निकालेंगे वो भी सीख लेते हैं।
R इज इक्वल के कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है। तो R की वही बात है कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी, मोल की पावर n लीटर इनवर्स की पावर n, ठीक है, लीटर इनवर्स की पावर n। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के इज इक्वल मोल की पावर n अपॉन में, ये नेगेटिव था, ठीक है, L नेगेटिव था तो -1 + n हो जाएगा, -1 + n हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब ये मोल ऊपर पॉजिटिव है, नीचे भी मोल n है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल n नेगेटिव n-1 इनवर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और लीटर L-1 + n, तो ये और सेकेंड इनवर्स। अब ये लीटर -1 था, यानी L-1 था ऊपर और नीचे था L-1 + n, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी लीटर वाला कैंसिल हो जाएगा। सो ऑल टोटली हमारे पास कुछ इस तरीके की यूनिट निकलेगी, ठीक है। अब मैं इसका एक बार ग्राफ और निकालना बता देती हूँ। ग्राफ कैसे निकालेंगे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, देखो जीरो फर्स्ट समझ लेना, तो सेकेंड ऑर्डर का यही है कि सेकेंड ऑर्डर की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो 2 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। सो इसका ग्राफ क्या होगा, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, वही कि 2 टाइप कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली इससे इंक्रीज होगा, ठीक है, राइज होगा, ठीक है, इंक्रीज तो होगा, इतना मानते हो। क्यों, 2 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पे होगा, तो कुछ इस तरीके से आगे एक्सपोनेंशियल होके राइज होके हमारे इंक्रीज मोड पे जाएगा ग्राफ, ठीक है। सो ये था हमारा जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट में हम सीखेंगे इनकी फॉर्मूलाज निकालना, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, इनके फॉर्मूला के बेसिस पे आते हैं, इनके फॉर्मूला को हमें डिराइव करना पड़ेगा फर्दर, तो ठीक है, नेक्स्ट में वो समझेंगे। ओके, तब तक थैंक यू सो मच।